अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फ्लैग्स कंसर्न्स ओवर द क्रिप्टो रेगुलेशन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ इकोनॉमी में कवर होगी अभी की है, जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने कंसर्न्स हाईलाइट किए हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके, और ये हाईलाइट कंसर्न किसको किया है, पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को लेके। ठीक है, तो गाइस दो तरह की कमेटीज होती है पार्लियामेंट की, एक स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, एक एडहॉक कमेटीज होती हैं। स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं जो परमानेंट इन नेचर होती हैं, एडहॉक कमेटीज होती हैं जो हम टेम्परेरी हम उसको कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं और जब काम हो जाता है तो उसको फिर हम डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है या फिर किसी भी रेगुलेटरी मतलब क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स को लेके जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन है या फिर जो भी रेगुलेटरी रिगाइम है वो अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज नेचर। दूसरी बात क्या है, अब क्रिप्टो करेंसी लीगली डिफाइंड है सिक्योरिटीज़ एज सिक्योरिटीज़, उस पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी होती क्या है ये आपको सबको पता होगा, डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफ यूज़ करती है सिक्योरिटी को लेके एंड एंटी काउंटरफिटिंग मेजर्स को लेके। हर एक जो क्रिप्टो करेंसी का जो कंट्रोल होता है वो उसके डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू बोलते हैं, जिसको ब्लॉकचेन के थ्रू। ठीक है, हाउएवर जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक टैक्सेशन स्कीम इंट्रोड्यूस की थी ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, हाउएवर अभी तक इस रेगुलेशन पे लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के होते हैं वो डिजिटल एसेट्स की क्लासिफिकेशन होती है जो ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शन किया जाता है, सच एज नॉन फंजिबल टोकन्स, क्रिप्टोज एंड अदर वर्चुअल एसेट्स। मतलब देखो वर्चुअल आप समझ सकते हो, रियल जो होता है जैसे आपके पास कैश हो गया। ठीक है, वर्चुअल होता है जो मतलब कि बस आपको मतलब आपके सामने नहीं है, सॉफ्ट कॉपी में है। ठीक है, तो वर्चुअल एसेट्स है, मतलब आपका कुछ पैसा है लेकिन वो वर्चुअल में है। ठीक है, तो वर्चुअल एसेट्स का ही एक सब पार्ट हो गया। ठीक है, जिसको अगर आप मतलब अगर आप निकालते हो या फिर उसमें जमा करते हो तो वो ऐसा ब्लॉकचेन की तरह क्या होता है, ट्रांजैक्शन होती है उसकी। ठीक है, सजेशंस क्या दिए गए हैं अभी SCBA के द्वारा सो दैट हम इसको रेगुलेट कर सकें। सबसे पहले उन्होंने बोलता है कि जो क्रिप्टो एसेट से रिलेटेड जो भी अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनको एक इन्वेस्टिगेटेड अथॉरिटी को देना चाहिए और वो इन्वेस्टिगेटेड अथॉरिटी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला है कि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उसको रेगुलेट करना चाहिए बाय RBI अंडर किस एक्ट के अंदर, अंडर FEMA, दैट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एज क्रिप्टो एसेट्स, क्योंकि जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो फॉरेन जुरिस्डिक्शन के अंडर भी आते हैं। इसके अलावा जो भी कंज्यूमर्स इन प्रोडक्ट्स को अवेल कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट भी रखना चाहिए थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, तो ये सजेशंस हैं जो SCBI के द्वारा दिए गए हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्स फ्रेश कमेंट्स ऑन द ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स टू द IT रूल्स। ठीक है, अभी क्या है मतलब कि IT रूल्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स आने चाहिए ऐसा तो ये बोला है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने कि भी कुछ रूल्स को हमें क्या करना चाहिए, अमेंड करने चाहिए फ्रेशली। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं अभी IT रूल्स में कुछ अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया है और वो अमेंडमेंट्स क्यों हम चाह रहे हैं कि कुछ और रिफॉर्म हुए, सो दैट हम क्या कर सकें, जो भी ग्रीवेंस जो रिड्रेसल है, जो भी अगर आपके दुख दर्द हैं जो भी IT सेक्टर में लोग फेस करते हैं उनको हम एडिशनल एवेन्यू प्रोवाइड कर सकें अपार्ट फ्रॉम कोर्ट्स, और साथ ही हम उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी सेफगार्ड कर सकें। ठीक है, इससे क्या होएगा, सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी इंश्योर रहेगा। ठीक है, और आपको प्रिवेसी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT उन्होंने नोटिफाई किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को 2021 में। ठीक है, अब IT रूल्स 2021 में ऑलरेडी अमेंड हुए थे, जिसको रिलीज़ किया गया था अंडर IT एक्ट 2004 सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें जब अमेंड किया था तो इसमें बोला था कि हम क्या करेंगे, जो भी इंडियन के जो इंटरनेट यूज़र्स हैं उनको ओपन, सेफ और ट्रस्टेड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो भी बिग टेक प्लेटफॉर्म्स हैं वो अकाउंटेबल रहेंगी। ठीक है, जो भी वो अगर कंटेंट प्रोवाइड कर रही हैं दे विल बी अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स टू देयर यूजर्स स्पेशली विद इन जो बिग टेक प्लेटफॉर्म हो गए जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हो गए। ठीक है, अभी और अमेंडमेंट्स क्या प्रपोज करने की बात हो रही है, इन्होंने बोला ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी होनी चाहिए सो दैट हम यूज़र्स को क्या एक ऑप्शन प्रोवाइड कर सके कि वो अपील कर सके अगेंस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस, मतलब कि डायरेक्ट वो कोर्ट में ना जाके पहले इस ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के पास जा सके। ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम कोर्ट एक और कमेटी होनी चाहिए जहाँ पे वो पहले एक बार जा सके, जैसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होते हैं उसी तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने ये बोला है अभी तक इस तरह का कोई भी अपीलेट मैकेनिज्म नहीं है, जो इसलिए इसमें बोला है कि एक ऐसा होना चाहिए। इसके बाद बोला है कि 72 आवर की डेडलाइन होनी चाहिए सो दैट जो कंपनीज है वो अपनी कंप्लेंट्स पे एक्ट कर सकें इफ़ अगर उन्होंने 10 तरह के वायलेशंस का उन पे कुछ इल्ज़ाम लगा है
जैसे कॉपीराइट हो गया, डिफेमेटरी कमेंट हो गया या फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब अगर किसी भी कंपनी पे कंप्लेंट पड़ गई, 10 कैटेगरी के अंडर कंप्लेंट है तो उसको 72 आवर्स का टाइम देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ न्यू रूल्स ऐड होंगे दैट रिक्वायर इंटरमीडिएट्स सो दैट वो यूजर्स के राइट को रिस्पेक्ट कर सके अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट है वो देखेंगी, गवर्नमेंट हैज फाउंड अ नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स एक्टिंग इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि किस बात की बात हो रही है। बात सिंपल यही है, 2021 में अभी रूल्स अमेंड किए गए थे जिसमें हमने देखा कि हमने ओपन और सेफ इंटरनेट हमने यूजर्स को प्रोवाइड किया और साथ में जो भी बिग टेक कंपनीज हैं वो अपने कंटेंट को लेकर रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रही है कि हमें और अमेंडमेंट चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम कोर्ट एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी होनी चाहिए सो दैट हम डायरेक्ट कोर्ट पे ना जाके हम पहले ही ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी पे जा सकें। ठीक है, बाकी और 2-3 चीज़ें थे वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, लाइक 72 आवर डेडलाइन एंड मैनी अदर थिंग्स। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स आर नाउ कंपेरेबल टू व्हाट दे वर 4 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो ये न्यूज़ हमारी एनवायरनमेंट का में कवर होगी। अभी क्या है, जो CO2 कार्बन एमिशंस को मेजर किया गया है कहाँ पे, एट मोना लो एटमॉस्फेरिक बेसलाइन ऑब्जर्वेटरी हवाई में, जिसको रन किया जाता है बाय US नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और इसमें देखा गया है कि मई 2022 में ये 421 ppm थी। ठीक है, अब ये क्या है, MLABO है क्या, ये एक बेंचमार्क साइट है जिसमें हम CO2 को मेजर करते हैं ऑन द स्लोप्स ऑफ मौना लोआ वोल्केनो, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो। इसके अलावा अदर गैसेस भी मेजर की जाती हैं यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, 1958 से जो ये ऑब्जर्वेटरी है ये एक साइट है जहाँ पे हम क्या करते हैं, डेली एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉर्ड करते हैं कंसंट्रेशन का अंडर द किलिंग कर्व। ठीक है, अब देखो, हाँ, किलिंग कर्व क्या थी जिसको नेम किया गया था अंडर आफ्टर डॉक्टर चार्ल्स डेविड किलिंग। ये लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड है ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 इन द वर्ल्ड। मतलब कि इसमें क्या हम CO2 को अनइंटरप्टेड रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये इट्स अ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब CO2 जो मेज़र की गई है इस साल जरा हम देखते हैं तो ये 50% हाइयर रही है प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लेवल से, मतलब 1970 से पहले के कंपेरिजन 50% हाइयर रही है और 1970 से पहले 280 ppm होती थी। और अगर देखा जाए अबाउट द सेम लेवल है जो 4.1 to 4.5 मिलियन ईयर्स एगो रहती थी प्लोशन ईरा में, जब टेम्परेचर 3.9 डिग्री सेल्सियस गर्म होता था। मतलब अगर देखा जाए जो अभी जो टेम्परेचर हो रहा है तो इसका मतलब वो 4.1 to 4.5 मिलियन ईयर्स एगो भी रह चुका है। ठीक है, फाइन। CO2 ग्रीन हाउस गैस है जो ऑफकोर्स हीट को ट्रैप करती है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। और इसके मेन एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, डिफोरेस्टेशन, लैंड यूज चेंजेस एंड द लाइफ स्टॉक। फाइन, लाइफ स्टॉक क्या हो गया, जैसे आप मतलब कोई भी जैसे एनिमल रियरिंग कर रहे हो या फिर इस तरह का एग्रीकल्चर हो गया, ये सब लाइफ स्टॉक में कवर होता है। नेक्स्ट है इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रिपेयर्डनेस रैंकिंग कंटिन्यू टू डिक्लाइन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। फाइन, तो ये बोला है कि जो हमारा टारगेट है 2030 तक हम अपने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कंप्लीट करना है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पीछे हैं। ठीक है, तो इंडिया का रैंक 163 कंट्रीज में से 121 आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पे, जिसको पब्लिश किया गया बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसको पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड भी बोलते थे। ये क्या करती है, हर एक कंट्री कहाँ पे खड़ी है उसको असेस करती है। ठीक है, फाइंडिंग्स क्या है, इन आ रो जो सेकंड ईयर में क्या है, वर्ल्ड इज़ नो लॉन्गर, मतलब कि वर्ल्ड में से कोई भी कंट्री प्रोग्रेस पे नहीं है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में। 2022 का इंटरनेशनल स्पिल ओवर इंडेक्स अगर देखा जाए तो जो रिच कंट्रीज़ हैं वो नेगेटिव इंटरनेशनल स्पिल ओवर्स जनरेट कर रही हैं थ्रू अनसस्टेनेबल कंजप्शन, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज उनका हाल ज़्यादा बुरा है। स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब ये है कि कंट्री उस पर इफेक्ट आएगा इकोनॉमी पे फ्रॉम अनरिलेटेड इवेंट्स हैपनिंग इन अनदर कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री में अगर कुछ इफेक्ट आएगा तो इस कंट्री की इकोनॉमी पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, मतलब अगर इंडिया कुछ गलत करने वाला है या इंडिया के अपने एमिशंस बढ़ाता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आएगा, USA या रशिया पे आएगा, उसकी इकोनॉमी पे आएगा। पीस, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दीज आर द फंडामेंटल कंडीशन, ये तीनों चीज़ें चाहिए अगर हमको अपना टारगेट्स को अचीव करना 2030 तक। इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है, इंडिया की परफॉर्मेंस पिछले लगातार 3 साल से स्लिप हो जा रही है। 2020 में 117 था और 2021 में 120 पे रह गया और अब 123 पे आ गया। इंडिया ने ऑलरेडी 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर चुका था, 12 और 13 को। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 पे, ये गोल नंबर 4 पे अभी भी चैलेंजेस हैं। सिग्निफिकेंट चैलेंज, सबसे ज़्यादा चैलेंज कहाँ पे फेस कर रहा है, गोल नंबर 1, 7 एंड 10 पे। मेजर चैलेंजेस हैं इन 11, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17। ठीक है,
तो गाइज़ मैं आज अपने टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे 17 हैं उनकी पिक सेंड कर दूंगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हो 17 के 17 गोल्स कौन कौन से, ठीक है। अब जरा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नेटवर्क है ये 2012 में लॉन्च किया गया था बाय यूएन सेक्रेटरी जनरल बन की मून, सो दैट इनका यही था कि हम किस तरह से अपने एक्सपर्टाइज को बढ़ा सकें, सो दैट जो हमारी प्रॉब्लम उनको सोल्व कर सके रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये जो नेटवर्क है वो क्लोजली वर्क कम करते हैं यूएन एजेंसीज के साथ, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी के साथ। 2019 में इसने एक न्यू फ्रेमवर्क पब्लिश किया था, सो दैट हम अपने एफर्ट्स बहुत मतलब ट्रांसफॉर्म कर सके टुवार्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, द 6th ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इंडियाज बायलेटरल ट्रेड विद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ग्रोज एट द रैपिड पेस। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगा। अभी क्या है, जो इंडिया का जो बायलेटरल ट्रेड है विद किसके मेंबर से, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ में, उनके साथ ट्रेड हमारा बढ़ा है 2021-22 में 154.73 बिलियन डॉलर हुआ है, जो 2020-21 में 87.4 डॉलर हुआ था, ठीक है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इन कंट्रीज़ में वो भी 58.26% इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो भी 10.4% बढ़ा है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर सऊदी अरब, यूएई, ओमन, कतर, बहरीन, कुवैत, ये 6 कंट्रीज़ हैं जिनका नाम है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे गल्फ कंट्रीज़ के रिलेशन के साथ, सबसे पहले ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, क्योंकि इराक नियर अबाउट 1/5 इंडिया का टोटल ट्रेड होता है। एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि गल्फ कंट्री तक गैस का रिजर्व बहुत ज़्यादा है और जो कि इंडिया की एनर्जी डिमांड को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पूरी कर सकती है। रेमिटेंस, मतलब कि इंडिया का बहुत ज़्यादा लोग हैं जो गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं, तो वहाँ से हमारा बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया में आता है। 55.6% टोटल रेमिटेंस हमारा वहाँ से आता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो एनआरआईज़ हैं वो वहाँ पे हमारे रहते हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनर रिलेटेड डेवलपमेंट, इंडिया और जो कतर है वो एक स्टार्टअप ब्रिज को भी लॉन्च करी है बिटवीन इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट कतर, सो दैट हम स्टार्टअप सेक्टर्स को पुश कर सकें। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है फाइनेंस मिनिस्टर रिव्यूज़ प्रोग्रेस ऑन द बैड बैंक रोल आउट। अगेन ये जो न्यूज़ हमारी इकोनॉमी में कवर होगा, ठीक है। तो गाइस बैड बैंक क्या होता है, ठीक है। बैड बैंक या फिर जो बोलो हम नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, सिंपल बात है, जैसे एआरसीज होती हैं, जो बैंक्स होते हैं जिन पे कुछ बैड लोन्स होते हैं तो उनको एब्जॉर्ब करता है बैड बैंक, ठीक है, सो दैट जो बैंक है वो अपनी लिक्विडिटी लूज़ ना कर दे। तो इससे वो क्या करता है, बैंक का जो भी बुरा पैसा है या बैड लोन्स है उनको रिकवर करता है, वो तो उन्हें बैड बैंक्स बोलते हैं। बैड बैंक्स या फिर हम बोलते हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, रिस्की जो एसेट्स जो बैंक्स के द्वारा रखे हुए हैं उनको आइसोलेट करता है, ठीक है। और ये फिर एक्वायर करता है एसेट बाय मेकिंग एन ऑफर टू द लीड बैंक, ठीक है। जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होते हैं उसी तरह का होता है, ठीक है। ये सिंपल बात है, जो बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है उसको ले लेता है फ्रॉम बैंक्स विद टोटल एसेट टू बी एक्वायर्ड नियर अबाउट 2 लाख करोड़ का। बैड बैंक को सबसे पहले 2021 में अनाउंस किया गया था यूनियन बजट में। बेनिफिट्स क्या है बैड बैंक, ऑफ कोर्स ये बैड एसेट ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस चलते रहते हैं, फास्ट इकोनॉमिक रिकवरी होता है, बेटर वैल्यू रियलाइजेशन होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, ठीक है। तो अभी क्या फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेट किया जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है वो पहला नॉन परफॉर्मिंग एसेट को सेट करेगी, विल पिकअप द फर्स्ट सेट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब, जुलाई 2022 में, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सपोज करो किसी बैंक ने किसी को लोन दिया हुआ है, किसी भी इंडस्ट्री को दिया हुआ है 1 करोड़ या 10 करोड़, और वो अगर 3 महीने उसका अगर 10 साल बाद उसको वापस करना तो वो नहीं दे रही है, 10 करोड़ भी नहीं दिए, ना इंटरेस्ट अमाउंट दिए, तो वो पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है, ठीक है। तो मतलब कि बैंक को तो लॉस हो गया, 10 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, वो सब लॉस हो गया, ठीक है। तो उसे हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। अब वो पैसा रिकवर कौन करती है, ये बैड बैंक करते हैं, या फिर अभी क्या इसका नाम लिया नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये करेगी, ठीक है। ये क्या करेगी, कोई भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, बैड लोन है, उसको एक्वायर करेगी। मेजॉरिटी कौन से होती हैं, जैसे कनारा बैंक स्पॉन्सर करेगा। इंडियन डेप्ट रिजोल्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है, ये मैनेजमेंट करती है, वैल्यू एडिशन करती है। मेजॉरिटी स्टेक इसका कौन सा, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे बढ़ते हैं। हम छोटी छोटी न्यूज़ काफ़ी हैं आज।
जन समर्थ पोर्टल, पीएम ने लॉन्च किया जन समर्थ पोर्टल। ये डिजिटल पोर्टल है जो क्या करेगा 13 क्रेडिट लिंक जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं सिंगल प्लेटफॉर्म पे उसको लिंक करेगा सो दैट जो भी बेनिफिशियरीज हैं इस कॉमन प्लेटफॉर्म से सब कुछ असेस ले सकें। ठीक है, ये गाइडेंस प्रोवाइड करेगा बेनिफिशियरी में किस तरह से आप सब्सिडी की, अगर आप सब्सिडी वो ले सकते हो तो उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और आपको आपके अकॉर्डिंग बेस्ट सुटेबल स्कीम ऑफर करेगा। ठीक है, इसके मल्टीपल इंटीग्रेशन होगा विद इन द प्लेटफॉर्म विद UIDAI। ठीक है, कैश बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम हो गया NSDL, इनके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। RBI ने अभी कुछ नॉर्म्स इशू किए हैं। ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड एसेट्स रखे हुए हैं लार्ज NBFCs ने इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग रोल प्लेड बाय सच एंटिटीज इन द फाइनेंशियल सिस्टम। इस प्रोविजनिंग के अंदर एंटिटीज को क्या करना पड़ेगा, हैव टू सेट असाइड और प्रोवाइड फंड्स टू अ प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ देयर बैड एसेट्स। ठीक है, NBFCs को रजिस्टर्ड किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, बैंक की तरह ही फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे लोन्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, शेयर्स भी एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन इनमें बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है इनके पास। NBFCs को रेगुलेट और गवर्न किया जाता है RBI के साथ। है और कुछ NBFCs हैं जिनको रेगुलेट किया जाता है बाय SEBI, दैट इज द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। अभी का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है उन्होंने ज्वाइंटली अनाउंस किया है लीडर्स इन क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। एक प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है जिसका एम ये कि हम अर्बन जो प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों की कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे सो दैट किस तरह से वो क्लाइमेट एक्शन में लीड कर सकें। ठीक है, इसका एम ये कि हम 5000 प्रोफेशनल्स को इसमें ट्रेन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे सो दैट हम क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें और उनका मिटिगेट कर सकें। मतलब जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको आप किस तरह से मिटिगेट कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, उनके सोल्यूशंस लेके आओ। ठीक है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर है वो पहला डिलीवरी पार्टनर बना है। ठीक है, तो पहला डिलीवरी पार्टनर ये पता होना चाहिए, स्टेट PCS में आपसे पूछ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन के न्यूज़ है डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम। ये स्किलिंग प्रोग्राम है इन इमर्जिंग एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। मतलब किस में आपको स्किलिंग प्रोवाइड करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे या मशीन लर्निंग, इन सब में ये फोकस करेगा। जो भी आपको स्किलिंग प्रोवाइड करेगा, रीस्किलिंग या अपस्किलिंग स्टूडेंट्स को, किसके थ्रू, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या एम्प्लॉयमेंट 1 करोड़ स्टूडेंट्स को। ठीक है, पहला एवर कोलैबोरेशन है नेशनल स्केल पे। ठीक है, बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और जो भी एफिलेटेड जो भी नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, स्किल इंडिया प्रोग्रेस, इन सब में। ठीक है, और AICT। इसके अलावा 100+ टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा है सो दैट वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या है, जो भी अमर्जिंग फील्ड्स आ रहे हैं ना उसमें आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हैबिटस। Habitus होता क्या है, इट रेफर्स टू अ कलेक्टिव एंटिटी इनटू विच डोमिनेंट सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ सोसाइटी आर एस्टैब्लिश एंड द रिप्रोड्यूस व्हाट वन कंसीडर नेचुरल, टैबू, न्यूट्रल, गुड और बैड इज कंस्ट्रक्टेड बाय वन हैबिटस। ठीक है, इसको पॉपुलर किया गया था फ्रेंच सोशलिस्ट पीरे पुर्डो के द्वारा इन हिज बुक आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, इट हेल्प्स इंस्टिल अ सेंस ऑफ वर्ल्ड इन इंडिविजुअल बाय एट्रीब्यूटिंग कल्चर वर्ल्ड टू मटेरियल इमटेरियल ऑब्जेक्ट। ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से हाउ की इनइक्वालिटी किस तरह से रिप्रोड्यूस होती है थ्रू द डोमिनेंट सोशल एंड द कल्चरल कंडीशंस दैट एन इंडिविजुअल इज। मतलब सिंपल बात ये है, इन्हें कहना चाहता है हैबिटस होता क्या है। ठीक है, जो भी आपका सोशल कंडीशन है या जो भी कल्चरल कंडीशन है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी चीज़ को टैबू मानते हो तो वही रिप्रोड्यूस होती रहती है चीज़, आगे आपकी जनरेशन भी वही मानती है। अगर आपने सोच लिया कि ये चीज़ गुड है, ये चीज़ अच्छी है, तो आगे तक जनरेशन उसको गुड मानती है। आपने किसी चीज़ को बैड मान लिया तो वो बैड मानी जाती है। ठीक है, किसी चीज़ को आपने बोल दिया कि नेचुरल है वो नेचुरल है, किसी चीज़ को टैबू मान लिया वो टैबू की तरह, तो ये बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, मतलब सेंस है कि किस तरह से जो भी डोमिनेंट सोशल कल्चरल कंडीशन है वो डोमिनेंट रहता है और इनइक्वालिटी रहती है। जो बुरी चीज़ हम एज्यूम करते हैं और एक्चुअल में नहीं है वो बुरी ही रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रोन्स इन द हेल्थ केयर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उन्होंने गाइडेंस रिलीज़ करी है कि किस तरह से आप ड्रोन्स को यूज़ कर सकते हो हेल्थ केयर में सो दैट जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं वो मेडिकल सप्लाईज़ को डिलीवर कर सकें यूजिंग द ड्रोन। डॉक्यूमेंट इज़ बेस्ड ऑन द फील्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम मणिपुर एंड द नागालैंड। तो इसमें एक्सपीरियंस किया गया मेडिकल आइटम जैसे वैक्सीन, टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिकल सप्लाईज जिनको 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस का प्रिजर्वेशन चाहिए, नॉन या फिर अदर जो नॉन टेम्परेचर सप्लाईज जैसे टैबलेट, सिरप, उनको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो थ्रू ड्रोन्स। नेक्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज़। ICMR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 95,600 चिल्ड्रन जो 14 साल से उम्र के कम हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जेनेटिक कंडीशन होती है जो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाती है, जिसमें पेंक्रियास बहुत कम या लिटल अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी इज़ अनेबल टू मेक इनफ इंसुलिन और इंसुलिन में डज नॉट वर्क प्रॉपरली। इंसुलिन एक हार्मोन होती है जिससे जो आपका ग्लूकोज या जो शुगर है वो सेल्स में प्रॉपरली
एंटर होता रहता है और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। करंटली टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई क्योर नहीं है, टाइप 2 भी क्योर नहीं हो सकती, बट देयर इज एविडेंस दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड एंड पुट इनटू द रेमिशन। नेक्स्ट है वर्मिन। वर्मिन एक न्यूसेंस और हार्मफुल एनिमल है जो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को थ्रेट पहुंचाता है, जिसको डिक्लेयर किया गया अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर किसी भी स्पीसीज़ को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब वो शेड्यूल 5th में ऐड होएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और इसको हंटेड किया जाता है, इसको काट सकते हैं। इसके अंदर स्टेट्स क्या कर सकती हैं एज ए, मतलब कि अगर किसी स्टेट को लगता है कि हाँ मेरे स्टेट में ये पर्टिकुलर स्पीसीज़ वर्मिन की लिस्ट में है, तो उस लिस्ट को अब वो सेंटर को भेज सकती है और उसको डिक्लेयर करने को बोल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है किसी भी वाइल्ड एनिमल को अदर देन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 एंड पार्ट 4 ऑफ शेड्यूल 2 एज वर्मिन। ठीक है, अग्नि 4, अभी अग्नि 4 को सक्सेसफुली ट्रेनिंग लॉन्च कर देगी। अग्नि 4 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। डेवलप की गई है DRD के द्वारा। 1000 kg लोड तक ये कैरी कर सकती है और 900 किलोमीटर तक ऊपर जा सकती है। तो भी अग्नि 1 की रेंज देख सकते हो 1000 किलोमीटर थी, अग्नि 2 की 2000, अग्नि 3 की 2500, अग्नि 4 की 4000, अग्नि 5 की 5000 60,000। बाकी अग्नि भी प्राइम चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अभी इसने प्रपोजल क्लियर कर लिया है 76,390 करोड़ का अंडर द बाय इंडियन, बाय एंड मेक इंडियन एंड बाय इंडियन IDDM टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये एक अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। मतलब देखो साफ पता चल रहा है, अगर आप डिफेंस रिलेटेड कोई भी चीज़ को एक्विजिशन करना है, एक्वायर करना है, खरीदना है, ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, जिसको हेड किया जाता है बाय डिफेंस मिनिस्टर। सिंपल बात है, ये कैपिटल अप्रूव करता है आपको कितना पैसा चाहिए कितना नहीं, और किस चीज़ की नेसेसरी है वो आपको प्रोवाइड करती है। कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में जरा हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है पोलैंड। इंडिया और पोलैंड ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन की है क्रिमिनल मैटर्स पे। अच्छा, ये पोलैंड किस किस कंट्री को सराउंड करती है? जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारस, लिथुनिया, रशिया। इसका नॉर्दर्न बॉर्डर रन करता है अराउंड द बाल्टिक सी। ज्योग्राफिकल फीचर, मेजर माउंटेन जिसमें कारपैथियन और सूडेटन माउंटेन है। मेजर रिवर विस्तुरा, ओद्रा एंड पोमेरिन है। हाईएस्ट पीक है माउंट रेसे, ताता माउंटेन्स में। यंगती कुक्ती वैली क्या है? ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, मल्टीपल ग्लेशियल एडवांसेस विटनेस्ड हुए हैं यंगती कुटी वैली में। यंगती कुटी वैली एक सेंट्रल हिमालयस का पार्ट है और इट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसमें भोटिया ट्राइब रहती है, एंड जो कुठी रिवर है जो कि काली गंगा या की ट्रिब्यूटरी है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। लास्ट न्यूज़ है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जिसमें पार्टिसिपेशन देखी गई है ऑफ मिलिट्री की 16 कंट्री से इंक्लूडिंग इंडिया, और ये स्टार्ट हुई है कहाँ से? मंगोलिया से। फाइन, तो यहाँ 7 जून के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।